Hello and welcome to Administration Wise. Here we are discussing ancient Indian administration which has evolved gradually. ये कोई एक दिन में मशरूम तो हुआ नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले इंडस वैली पीरियड के टाइम में सभा और समिति की व्यवस्था थी. Later as the consolidation of the empire in Indian history takes place, the most importantly there are three periods which we are going to discuss here are the Mauryan era, Mughal era, and the British. In order to know about the evolution of Indian administration, the very first topic that we are discussing here is Kautilya's Arthashastra, that is an overview of the Mauryan era. So let us start with our first topic, that is Kautilya's अर्थशास्त्र. कौटिल्य जिनको कि विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, चाणक्य भी कहा जाता है और कौटिल्य जिन एंड ऑल्सो नोन एज द इंडियन मैकियावेली. इंडियन मैकियावेली जिन्होंने अपने एक प्लान के मुताबिक नंदास को ओवरथ्रो किया और मौर्यास को पावर में स्टैब्लिश किया, which led to the foundation of the Maurya dynasty which ruled from 321 BC 185 BC. और इसी मौर्यन एरा का देन है कि हम लोग के पास अर्थशास्त्र जैसा एक सिग्निफिकेंट ट्रीटी है जो कि लिखा गया किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा. और कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि 321 BC से 296 BC के बीच में कहीं ये लिखा गया है, बट एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ द अर्थशास्त्र दैट व्हेन इट वाज एक्जैक्टली रिटन इज येट कंट्राडिक्ट. हियर द वर्ड अर्थ जैसा कि मीनिंग भी इसका आता है, ये लाई करता है द सब्सटेंस ऑफ लिविंग. इसका मतलब होता है द सब्सटेंस ऑफ लिविंग, जीविकोपार्जन की व्यवस्था, किस तरीके से हम लोग अपनी जीविका को, अपने लाइवलीहुड को परस्यू करें. इट इज बेसिकली अ साइंस दैट डील्स विद execution and the protection of the livelihood. जैसा कि डार्विन का भी थ्योरी में बतलाया गया है कि लिविंग ऑफ द फिटेस्ट और द सर्वाइवल ऑफ द फिट. यहाँ पे देखा जाए तो ये दो एम मेनली परस्यू करता है. पहला है पालना और दूसरा है लाभ, कि हम लोग अपने लाइवलीहुड में पालन कैसे करेंगे, अपने आप किसी भी तरीके से, जैसे कहा जाता है लालन पालन करना, उसी तरीके से किंग किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स का, अपने प्रजा का, कोई राजा पालन करेगा और क्या ऐसा व्यवस्था लाएगा जिससे कि उसको लाभ हो, उसके प्रजा को लाभ हो, उसके स्टेट को ओवरऑल लाभ हो. तो अर्थशास्त्र को अगर हम लोग समझना चाहे तो ये बेसिकली लिखा गया है 15 किताबों में इसको लिखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं अधिकरण, जिसमें से पहला 5 जो है वो डील करता है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो लास्ट का 2 है वो डील करता है मिसलेनियस कैरेक्टर्स के साथ, अबाउट द मिसलेनियस थिंग्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. अब बहुत सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज करते हैं कि ये अर्थशास्त्र जो वर्ड है, जैसा कि इकोनॉमिक्स के लिए भी हिंदी मीनिंग हम लोग अर्थशास्त्र ही जानते हैं कि ये किसी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट को रिजेंबल करता होगा, बट ऐसा नहीं है. ये क्या कहता है, इट डील्स विद द कैरेक्टर ऑफ द लाइवलीहुड. जैसा हम लोग यहाँ देखे थे, इट डील्स विद द कैरेक्टर ऑफ लाइवलीहुड. अब हमारे पास और भी जो थिंकर्स थे, जैसे हॉब्स थे और लॉके थे, इन लोगों का कहना था कि हम लोग को लाइवलीहुड के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मींस दिस सोसाइटी लिव्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. दीस टू थिंकर्स आर आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट. तो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकिंग के अनुसार क्या कहा जाता था कि स्टेट जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे डील करता है, बट कौटिल्य ने इस थ्योरी को गलत करार दिया और इन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया जिसको कि हम लोग अर्थशास्त्र में आगे देखेंगे. अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अनुसार अगर हम लोग स्टेट जो है वो ओरिजिनेट कैसे करता है, हाउ डज द स्टेट वर्क, स्टेट काम कैसे, ओरिजिन ऑफ द स्टेट. ऐसा मान करके चला गया कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, कि स्टेट जो है वो टोटली एनार्किकल होगा. स्टेट टोटली एनार्किकल होगा. इसके पीछे एक बहुत प्रचलित सी कहानी है जो कि मनु थे, हमारे मनु स्मृति जिनके द्वारा लिखा गया है. ये विवासवत मुनि के बेटे थे, जिनको कि कहा जाता है ये किसके बेटे थे, संतुरी के. तो मनु को राजा बनाया गया और ये काम करते थे. इनके द्वारा जो मनु स्मृति में भी उल्लेख है कि ये मत्स्य न्याय के ऊपर काम करते हैं. स्टेट है वो कम्प्लीटली एग्जिस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनार्की. वहां पे कम्प्लीटली एनार्की होगा और वो मत्स्य न्याय पे बेस्ड होगा. मत्स्य न्याय क्या है इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंटर में. तो मत्स्य न्याय का सिंपल सा फंडा है कि जो बड़ी मछली होगी वो हमेशा छोटी मछलियों को खाना चाहिए. जो बड़े लोग होंगे वो हमेशा छोटे लोगों का दमन, जो पावरफुल लोग होंगे वो हमेशा लेस पावरफुल लोगों का दमन करेंगे, उनके ऊपर रूल करेंगे. मीन्स पावर डोमिनेंसी, इसको पावर डोमिनेंसी. इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग जो है वो अपने वेलबींग के लिए और सिक्योरिटी के लिए, कि राजा जो है वो उनको सिक्योरिटी और वेलबींग एश्योर करवाएगा, इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, टैक्सेस पे करने के लिए राजी हो जाते हैं. ये प्रिंसिपल है मत्स्य न्याय का. राजा एज अ पावर वो मत्स्य न्याय के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये
टैक्सेस कलेक्ट करेगा और प्रोवाइडिंग द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी टू इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट कहा जाता है उनके प्रजा, और वो एक फिक्स कर देगा सम पार्ट ऑफ देयर गेन इन मर्चेंशियल एक्टिविटीज एंड some of the goods and money. For example, at that time 1/6 of the 1/6 जो था वो दिया जाता है उनके गेन का राजा के पास टैक्स के रूप में आएगा, और 1/10 जो है वो उनके गुड्स और मनी जो उनके पास होगा उस वो टैक्स के तौर पे राजा को वो पे करेगा। तो टैक्सेस यहाँ इस तरीके से वो कलेक्ट कर रहे हो। अब एनार्की को जब हम लोग सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से लेकर के आएंगे, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो मोनार्की होता क्या है? कौटिल्य का ये मानना था कि जो रूलर होगा, जो राजा होगा, वो एक तरीके से भगवान का प्रतिबिंब हो। रूलर विल बी द डिसेंडेंट ऑफ द गॉड एंड द रूलर कैन डू नो रॉन्ग। रूलर कोई भी गलती नहीं करता है। रूलर विल डू नो रॉन्ग। जो भी कर रहा है राजा वही शासक। वो भगवान इंद्र की तरह फेवर करेगा, अच्छाई को सपोर्ट करेगा, वो पालन करेगा इंद्र की तरह, और वो पनिश करेगा फॉर द रॉन्ग डूइंग्स लाइक यम, अल्टीमेट पनिशर जिनको कहा जाता है यमराज, उनकी तरह वो सजा देगा। मीन्स जो किंग है वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है, वो भगवान का स्वरूप होता है, और ये इंद्र की तरह पालन करेगा, यमराज की तरह सजा देगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहा गया है कौटिल्य के। कहाँ पे कहा गया है? कहा गया डॉक्यूमेंट में, जिसको हम लोग जान रहे हैं अर्थ नाम से। और क्या क्या होना चाहिए किंग के साथ? तो किंग जो है वो नेटिव होगा अपने उस स्टेट का, जिस स्टेट पे वो राज्य कर रहा है वो वहीं से बिलोंग करना चाहिए। ही मस्ट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ शास्त्राज, उसे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड नोबल टू द बर्थ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट ही विल बी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म। मीन्स कंप्लीटली वो एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर के उसको फॉलो करेगा उसका प्रजा, तब वहां पे कोई भी मिसट्रस्ट का इशू नहीं आएगा, वो एक अच्छा राज्य चला। नो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में और क्या बताया गया है कि इम्फेसिस दिया जाता है किंग के ट्रेनिंग के ऊपर। किस किस चीज का ट्रेनिंग होना चाहिए? फिलोसफिकल गाइडेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक साइंस के ऊपर अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए किंग के पास, और पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा रूपरेखा किंग के पास होना चाहिए, ताकि वो एक नॉलेजेबल पर्सन हो। पर नॉलेज का लेवल इतना ना हो जाए कि वो बिल्कुल साइंटिस्टिक और प्रवृत्ति का हो जाए, वो संत ना बने। राजा राजा ही रहे, संत बनना ऋषि मुनियों का, ऐसा यहाँ पे बतलाया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नाउ द नेक्स्ट वेरी पार्ट इज द 7 प्राकृत। 7 प्राकृत का बात किया जाता है, जिसको कि हम लोग सप्तांग भी कहते हैं, सप्तांग फिलोसफी और द सप्तांग ट्रिटी और 7 प्राकृत। पहला जिसमें है किंग, राजा और स्वामी। द नेक्स्ट वन इज मिनिस्टर, ऑल्सो नोन एज अमात्य। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। नेक्स्ट इज ट्रेजरी, कोर्स, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्र और जन। अनदर वन, फिफ्थ वन इज द आर्मी, बल, फोर्ट, दुर्ग, और द फ्रेंड। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिथ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से दिखलाया जा सकता है पिरामिड फॉर्म में क्या क्या होगा? राजा, अमात्य, कोष, जन, बल, दुर्ग, मित्र। क्या क्या है? राजा, अमात्य, कोष, जन, बल, दुर्ग और मित्र। दीज आर द सप्तांग। ये 7 अंग है किसी भी राज्य। नाउ द फर्स्ट वन, दैट इज द किंग और द स्वामी और राजा। कौटिल्य के ट्रीटी के अनुसार किंग को एक्सटेंसिव पावर दिया गया। जैसा कि पहले भी बताया, किंग क्या है? गॉड का प्रतिबिंब है, भगवान का प्रतिबिंब है, प्रभु का प्रतिबिंब। वॉज कंसिडर्ड एज द गॉड, शैडो ऑफ गॉड। Now, according to him, he must be well learned and not led to the life of a saint. The foremost duty of the king is रक्षणा, वो रक्षा करेगा और पालन करेगा। किसका रक्षा और पालन करेगा? अपना सब्जेक्ट, ताकि वहां पे एनार्की को वो सप्रेस कर और मोनार्की स्टेब्लिश कर सके। He must be the role model, किसके लिए? अपने प्रजा के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जैसा कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा, जस्ट लाइक द किंग द सब्जेक्ट। जैसा कि किंग होगा वैसा ही वहाँ का सब्जेक्ट भी, वहाँ के प्रजा भी। कौटिल्य जो है वो इंश्योर करते हैं कि उनके राज्य में योग क्षेमा होना चाहिए। जिस भी स्टेट में योग क्षेमा होगा वो राज्य अच्छी तरीके से फलेगा फूलेगा। यहाँ पे योग का मतलब होता है सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द वर्ड क्षेमा मीन्स द पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स सही तरीके से ऑब्जेक्ट जो है अपने सब्जेक्ट को, अपने प्रजा को वो अकम्प्लिश करवाए, उपलब्ध करवाए, और ऐसा कंडीशन उत्पन्न करे, ऐसा कंडीशन वहां पे लाए जिससे कि वो पीसफुली उसको एंजॉय भी कर पाए।
उनको उनको किसी भी तरीके से उसे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं हम लोग कि जो सब्जेक्ट का जो प्रजा का खुशी है वो लाई करता है राजा की खुशी में। मीन्स अगर राजा खुश है तो प्रजा खुश है, और प्रजा खुश है तो राजा खुश है। Means the happiness of the subject lies in the happiness of the king, and the vice versa, happiness of the king lies in the happiness of the subject. यथा राजा तथा प्रजा, पहले भी इससे पहले वाले टॉपिक्स में पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके। किंग मस्ट टेक द एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एंड द एक्टिव वॉरफेयर। उसे नए राज्य भी एक्वायर करने हैं, अपनी राज्य की सीमाएं भी बढ़ानी है, और वहां पे जस्टिस भी इस्टेब्लिश करना है, वहां पे न्याय व्यवस्था भी इस्टेब्लिश करना है, न्याय भी इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। किंग के पास क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो उसको आलस्य नहीं होना चाहिए, ही डजंट पोजेस द इनर्शिया। उसके पास उत्साह शक्ति होनी चाहिए, एनर्जी, एक नई एनर्जी होनी चाहिए, प्रभु शक्ति होनी चाहिए। प्रभु शक्ति किसको कहते हैं? मोटिवेशन को। ही शुड मोटिवेट हिज सब्जेक्ट टू डू द प्रॉफिटेबल वर्क्स दैट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ हिज स्टेट और देयर स्टेट। ठीक है। इसके बाद उसके पास मंत्र शक्ति होनी चाहिए, वो कम्युनिकेट करना चाहिए, सही से मंत्र देना चाहिए, वो सही मंत्र दे सके अपने सब्जेक्ट्स को, वो सही कम्युनिकेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए राजा के पास। द वेरी नेक्स्ट पार्ट इज अमात्या, द सेकेंड अंग। क्या है? अमात्या। क्या क्या है यहाँ पे? तो अमात्य को हम लोग मिनिस्टर हैं, अमात्य को हम लोग मिनिस्टर भी कर। किंग को मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग के पास व्यवस्था है, तो उस टाइम में भी ये एश्योर किया जाता था कि किंग को कुछ लोग, कुछ इंटरनल लोग, कुछ पावरफुल लोग होंगे, मेंटली पावरफुल और मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली पावरफुल, फिजिकली स्ट्रांग लोग होंगे जो कि मिनिस्टर्स कहलाएंगे। वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करने में, सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में अपने राज्य का हेल्प करेंगे, क्योंकि एक सिंगल पहिया से कोई भी कार्ट जो है, कोई भी रथ जो है वो नहीं चल सकता है। हमेशा एक सेट ऑफ कॉक्स चाहिए, सेट ऑफ कॉक्स चाहिए टू रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट, टू रन द मशीनरी ऑफ स्टेट। एंड for this, king is considered to be the center point of the rest of the six prakrits। ये जो 6 प्राकृत बाकी के हैं उनके सेंटर में कौन रहता है? किंग रहता है। उसके बाद ये 6 प्राकृत वहां पे उनको असिस्ट ही कर रहे होते हैं। द वर्ड अमात्या which also resembles to be the मंत्री, इसको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, लेकिन जो अमात्य वर्ड है उसका फंक्शन होता है मंत्र और कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, जबकि जो अमात्य है उसका एक कुछ कुछ जगहों पे द चीफ ऑफ ऑल द मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी देखा जाता है, कहीं कहीं पे जिक्र किया जाता है। अमात्य का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है, और मंत्री मीन्स रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर विच असिस्ट द अमात्य, और ये सारे लोग मिल करके असिस्ट करते हैं किंग को। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन केस ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो चीफ पार्ट है वो अमात्य है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बाकी के मिनिस्टर से मिलकर के बन रहा है। तो कहीं कहीं पे इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं कि अमात्य मंत्री सेम है, कुछ जगहों पे इस दोनों वर्ड को डिस्टिंग्विश भी किया जाता है। मंत्री का काम क्या होता है? मंत्रियों का काम होता है कि वो 5 तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्या क्या वेज होगा, क्या क्या मीन्स हो सकता है इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन अंडरटेकिंग, क्या क्या रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू हैव इन ऑर्डर टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट, व्हाट विल बी द राइट प्लेस, सही जगह क्या होनी चाहिए जहाँ पे उस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड द राइट टाइम। ऑल्सो हैव द एनालिसिस ऑफ थ्रेट एंड द ऑब्स्टेकल्स। थ्रेट्स और ऑब्स्टेकल्स मेनली देखा जाए तो स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ सारे मिल करके कि स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकनेस क्या होगा, किसी भी प्रोजेक्ट का कुछ भी अगर पॉलिसी ला रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है, सक्सेस रेशियो, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या इसके बाद हमारे पास आएगी, और इसको अप्लाई करने में क्या क्या थ्रेट का सामना करना पड़ेगा, शॉर्ट एनालिसिस करना। तो ये काम है मंत्री परिषद, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको हम लोग मंत्री परिषद भी बोलते हैं। द नेक्स्ट अंग और द नेक्स्ट प्राकृत इज द ट्रेजरी, कोष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
कोर्स। अर्थशास्त्र का ऐसे अगर लिटरल मीनिंग आज के टाइम में हम लोग लेके चलते हैं तो होता है साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थ का शास्त्र, अर्थ मीन्स वेल्थ, और द डिटेल्ड प्रोविजन ऑफ द ट्रेजरी कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से हम लोग ट्रेजरी बनाएंगे, खजाना कहाँ से आएगा, भरा जाएगा, खजाने में धन कहाँ से आएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर दिस थर्ड अंग और थर्ड प्राकृत, दैट इज द ट्रेजरी। इसके लिए क्या है, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, क्या रिसोर्स चाहिए होगा, टैक्स किस तरीके से फिक्स करना है, टैक्स फिक्सेशन की पॉलिसीज क्या होंगी, रिवेन्यू कलेक्ट कहाँ से करना है, अकाउंटिंग, द प्रॉपर अकाउंटिंग विल बी नीडेड सो दैट दे कुड हैव अ ट्रैक ऑन देयर कोर्स, वो अपने कोर्स वाले पार्ट पे ट्रैक कर सके कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग, पैसे आ कहाँ से रहे और पैसे जाएंगे कहाँ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग, फ्रॉम वेयर डज द मनी कम्स एंड वेयर डज द मनी गोज, वेयर इज द मनी गोइंग, कहाँ पे मनी जा रही है। और इसका फिर एक प्रॉपर ऑडिटिंग किया जाएगा। मीन्स ट्रेजरी का काम क्या है कि दे विल have the resource identification, they will fix the taxes under this Anga or Prakrit, they will fix the condition for revenue collection, have a proper accounting and auditing process. अब किंग का यहाँ पे काम है कि वो एक डिपार्टमेंट सेटअप करे जो कि एक स्ट्रिक्ट वॉच रखे, हमेशा ध्यान रखे इस बात पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्टेट का वो कहाँ किस तरीके से काम कर रहा है, पैसे सुचारू रूप से सही तरीके से आ तो रहे हैं, जा रहे हैं सही जगह पे, उसका खर्च सही पॉलिसी के ऊपर हो रहा है या नहीं, किसी तरीके का करप्शन तो नहीं हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है आज के दिन के फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। आज ये काम कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आज ये काम करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसके सारे कम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं इस कोर्स वाले प्राकृत के साथ रिजेंबल करते ना। अब ऐसा नहीं कि हमको खजाने में धन चाहिए, ट्रेजरी में हम लोगों को मनी चाहिए तो कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। कौटिल्य का कहना है दे मस्ट बी लीगली एक्वायर्ड, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए, वो लीगली आनी चाहिए, कहीं से लीगल तरीके से आना चाहिए। क्या लीगल तरीका क्या होगा, दैट इज द प्रॉपर टैक्सिंग पॉलिसी। अब ये टैक्स पॉलिसीज क्या होगी, तो टैक्स पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसा कि हनी बीज करती है, हनी बीज की तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो टैक्सेस को जमा करे विदाउट हैरेसिंग दियर सब्जेक्ट, वो किसी भी तरीके से अपने सब्जेक्ट को, अपने प्रजा को बहुत ज़्यादा हरास नहीं करे, बहुत ज़्यादा सताना नहीं है, लेकिन एक सही तरीके से जहाँ पे अपना भी हित हो और प्रजा का भी हित हो, इस तरीके से हम लोगों को टैक्स कलेक्ट करना है, जस्ट लाइक द हनी बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्राकृत, दैट इज टेरिटरी और द जन। जन में क्या कहा जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है राष्ट्र, राष्ट्र, द स्टेट, द टेरिटरी, ये चौथा प्राकृत है। तो किंग का काम क्या होना चाहिए, वो अपनी सीमाओं को बढ़ाता रहे, एक्वायर करे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी। और इसके लिए कौटिल्य जो है वो दो तरह के राज्य पे फोकस करते हैं, ये दो तरीके के गवर्नमेंट पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज द्वैराज्य एंड वैराज्य। क्या क्या है, द्वैराज्य और वैराज्य। द्वैराज्य का मतलब क्या है, तो जिस जगह पे, जिस पार्ट पे, जो किंगडम का वो पार्ट जहाँ पे मेल मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, सेम डायनेस्टी वर रूलिंग, इट इज अंडर द कंडीशन ऑफ द्वैराज्य। एंड द सेकेंड वन इज वैराज्य, जहाँ पे फॉरेन रूलर जो है वो उस जगह को एक्वायर करता है फोर्सफुली और उस जगह पे फिर अपना राज्य चला रहा होता है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज वैराज्य। नाउ द सेकेंड वन, अगर ये जो सेकेंड वाला हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं वैराग्य वाला कंडीशन, तो वैराग्य में क्या हुआ कि वो फोर्सफुली उस किसी राज्य को एक्वायर कर लिया, लेकिन वहाँ पे जो पर्सन्स है उनके माइंड को, उनके पीपल हार्ट को वो जीत नहीं पाया। मीन्स दे वर नॉट एक्सेप्टिंग, इफ दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द पर्सन और द किंग एज अ किंग, वो अब उनको अपने किंग के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। मीन्स विदाउट विनिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल, इट इज जस्ट गेटिंग अ बैरन काउ, किसी बांझ गाय को बांधने के बराबर, रखने के बराबर हो जाता है। जैसा कि अब देखें कि बहुत सारे आए जो कि कभी आकर के सोमनाथ के मंदिर को लूट करके चले गए, कुछ आकर के राम मंदिर तोड़ करके चले गए, मस्जिद बना करके चले गए, तो वैसे आक्रांताओं को तो कभी भी वहाँ की जनता जो है वो अपना राजा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो उसके हार्ट और माइंड को जीत ही नहीं पाए। तो
ऐसे में अगर वो यहाँ वैराज्य स्थापित करके भी जाते हैं तो वो किसी काम का नहीं है, दे आर जस्ट गेटिंग अ बैरन। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे राजा आए जैसे अकबर है, स्लेव डायनेस्टी की बात की जाए, जो यहाँ आए रहे, लोगों के साथ घुले मिले, उनके दिल को जीता, उनके दिमाग को जीता और उनके मन में ऐसा भाव बैठा है कि वो किंग एक्सेप्ट करे और तब जाके एक राज्य स्थापित होता है, तो वो द्वैराज्य कहलाएगा। इस रिस्पेक्ट में एक सिद्धांत भी दिया गया है जिसको मंडल सिद्धांत कहा जाता है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की अभी तो आवश्यकता है नहीं। तो इसके बारे में हम लोग सिंपली बस इतना जानेंगे कि ये एक सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो कि ये कहता है कि किसी दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त होगा, एंड जो स्टेट है वो एक न्यूट्रल रिलेशन बना करके रखे अपने नेबर्स के साथ, क्योंकि जो नेबर्स है वो नेचुरल एनिमी होता है, दे आर नेचुरली एनिमी, हमारा पड़ोसी हमारा एक स्वाभाविक दुश्मन ही है, लेकिन उसके साथ हम लोगों को न्यूट्रल रिलेशन रखना है। जो हमारा नेबर है उसको तो कभी चेंज कर नहीं सकते। अब पाकिस्तान को उठा के कहीं हम लोग तो प्रशांत महासागर में रख कर नहीं आ सकते, वो जियोग्राफिकली वहाँ पे हमारे बगल में ही बैठेगा। तो उसके साथ हम लोगों को हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक न्यूट्रल कंडीशन वहाँ पे स्थापित रहे। नेक्स्ट टॉपिक क्या यहाँ पे देखना हम लोगों को, आर्मी, दैट इज बल। तो स्टेट के पास हमेशा एक स्ट्रांग आर्मी होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके से वीक ना पड़े। अगर कि कोई आक्रमण होता है या फिर कभी किसी राज्य पे आक्रमण करके उसे जीतने एक्वायर करने की बात आती है, तो और ये स्ट्रांगनेस किस तरीके से होनी चाहिए, मेंटली भी स्ट्रांग हो आर्मी और फिजिकली भी स्ट्रांग हो और हमेशा मोटिवेटेड भी रहे, हमेशा मोटिवेटेड भी रहे और प्लस में डिवोटेड भी रहे, राजा के प्लस में राजा के प्रति डिवोटेड भी रहे। आर्मी मस्ट बी मोटिवेटेड एंड मस्ट बी डिवोटेड एंड मोटिवेटेड टुवर्ड द स्टेट। स्टेट के प्रति जो आर्मी है वो मोटिवेटेड भी रहे और डिवोटेड भी रहे। वॉर को यहाँ पे दो तरीके से बतलाया गया है, एक प्रकाश युद्ध और कूट युद्ध। प्रकाश युद्ध जो ओपन वारफेयर है, कूट युद्ध स्ट्रेटेजिक वारफेयर जो कि दिमागी तौर पे कूटनीति जिसको कहते हैं, जिसको और क्या कहते हैं, कूटनीति भी कहते हैं, कूटनीति भी कहते हैं। इसके बाद अब आर्मी है तो ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बल है तो हम अपना बल आजमाइश करते फिरे। दंड नीति को हमेशा राजा जो है वो वाइजली यूज करे। नाउ hence we come to the end of this part of the video. This is the part one of the Kautilya administration. We will continue with the rest of the rest of sub parts or prakrits in the next part। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे, पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।